हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा पेपर है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर 2। यह पेपर 2 के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाए हैं, और वो भी 100 क्वेश्चंस। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए और इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करा लीजिए। ठीक है ना? रिवीजन करने के बाद से उसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको अपने बुक से भी मिला लीजिएगा कि हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन इसमें से मिल रहा है सिलेबस में कि नहीं मिल रहा है। जब मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन डिफरेंट नोट्स बुक्स में से क्या नाम है नोट करके आपके लिए दिए हैं। इसको एक बार आंसर आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से सारे क्वेश्चन सही हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउटफुल लगता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बुक से स्टडी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यह जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि सेमेस्टर वाले जो बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब पेपर 1 पेपर 2। आज जो मेरा ये क्या नाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर जा रहा है, पेपर 2 के लिए है, और इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक ना? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट का हमने दो लेक्चर ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक बार और कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कपड़ा मिल, ध्यान से देखिएगा, यदि एक कपड़ा मिल एक कपड़े और चीनी मिल के साथ मिलती है, मतलब कह रहा है कि कपड़ा मिल और एक कपड़ा और चीनी मिल के साथ मिलती है, मतलब एक सेम एक डिफरेंट मिल मिलती है, तो ये किस प्रकार का संयोजन होगा? विकर्ण संयोजन, पाश्चर्य संयोजन, परिपत्र संयोजन, लंबवत संयोजन। ध्यान दीजिएगा, एक कपड़ा मिल कपड़े मिल के साथ भी नहीं मिल रही है, क्योंकि मिल तो रही है लेकिन साथ में चीनी भी है, और न चीनी मिल भी नहीं है, मतलब ये दोनों डिफरेंट वस्तु है। इसको कहा जाएगा परिपत्र संयोजन। ठीक ना? ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, किस रूप में संयोजन पूर्ण है? मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूर्ण किस में मांगा जाता है? होल्डिंग कंपनी, कार्टेल, विलय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा भाई? इसमें से सही ऑप्शन होगा संयोजन पूर्ण तब माना जाता है जब विलय हो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कह रहा है कि आंशिक संयोजन के रूप हैं। आंशिक संयोजन का रूप क्या है? होल्डिंग कंपनी, पूल, कार्टेल, विलय और ट्रेड एसोसिएशन। सही ऑप्शन है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समेकन एक आंशिक रूप नहीं है? कौन सा समेकन है जो आंशिक रूप नहीं है? क्या दिया है? विलय, संयोजन ट्रस्ट, ब्याज का समुदाय, होल्डिंग कंपनी। इनमें से सही ऑप्शन क्या है? विलय जो है वो समेकन का आंशिक रूप नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन में पुल का एक प्रकार नहीं है? माने संयोजन में पूछ रहा है कि पुल का प्रकार नहीं है। वो ऑप्शन क्या है? प्रबंध पुल, आउटपुल पुल, ट्रैफिक पुल, आय और लाभ पुल। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है? पांचवे का आपका है प्रबंधन पुल। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक कंपनी और सहकारी कंपनी में समानता होती है। मतलब पब्लिक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की समानता होती है? ध्यान दीजिए, समानता की बात आएगी तो सदस्यों का दायित्व, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इनमें से ये सही। ठीक है, अगला है, एक सहकारी संगठन में सदस्यों का मतदान का अधिकार है। मतलब एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनका वोटिंग पावर क्या है? वोटिंग पावर कैसे होता है? उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के बराबर, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, समान रूप में कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। तो सही ऑप्शन इसमें है समान अनुपात में। जो भी
उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, जो उनका वोटिंग पावर होता है एकदम इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही था। अगला है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई सभी लोग जानते हैं 10। ठीक है ना, सब एक के लिए और एक सबके लिए, ये मूल मंत्र किस बिजनेस के लिए है? तो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सहकारी संगठन के लिए। ठीक है, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी संगठन द्वारा कमाए गए बोनस के रूप में कितना वितरित किया जाए? मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो मनी अर्न करता है तो उसका बोनस के रूप में कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? 10% से कम, 10% से अधिक, 10% तक, संपूर्ण? सही ऑप्शन है 10% तक अधिकतम उसके मेंबर्स में बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला है, सहकारी समितियों का पंजीयन निम्नलिखित के अंतर्गत होता है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, पूछ रहा है किस एक्ट के अंतर्गत होता है? कोऑपरेटिव कमेटी एक्ट 1012 और स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एक्ट, और एक है कोऑपरेटिव कमेटी एक्ट 1912, और किसी भी अधिनियम के द्वारा। तो कह रहे हैं सहकारी समिति अधिनियम 1912 के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप किस व्यवसाय संगठन का उदय हुआ? आर्थिक व सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप किस व्यवसाय संगठन का उदय हुआ? तो आपसे बताए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये इकोनॉमिक सोशल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही इसको किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसका पंजीयन आवश्यक नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं भाई, कंपनी का पंजीयन आवश्यक है, सहकारी उपक्रम का आवश्यक है, सहकारी समिति का आवश्यक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है इसका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कहा जाता है, इसके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से व्यवसाय में कोई भी बाहरी पक्षकार सदस्य नहीं होता। माने कौन सा व्यवसाय है जिसमें कोई बाहरी पक्षकार मेंबर नहीं होता है? सभी जानते हैं संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक ना, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है, ये बाहरी मेंबर नहीं होते, परिवार के मेंबर ही उस बिजनेस के सदस्य होते हैं। अगला है, सहकारिता और समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया जाता है? कह रहा है कोऑपरेशन और इक्वलिटीज। ठीक ना, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया जाता है? ये भी सभी लोग जानते हैं भाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहकारी संगठन, सरकारी उपक्रम, निजी संगठन, साझेदारी संगठन? तो सहकारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजन में बाजार में मांग की आपूर्ति कुछ हद तक नियंत्रण शामिल है? मतलब किस टाइप का संयोजन कॉम्बिनेशन किया जाता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल किया जा सकता है? वो हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पूल, उपरोक्त सभी। तो पूल ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापार संयोजन में एक वर्ग के रूप में पूर्ण समेकन में शामिल हो सकता है। कह रहा है संयोजन में एक वर्ग के रूप में पूर्ण समेकन, विलय और अधिग्रहण, पुल और कार्टेन, ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनियां, व्यापार संघ और वाणिज्य मंडल। तो सही ऑप्शन है विलय और अधिग्रहण। ऑप्शन ए सही है। 18 में कह रहा है एक ही उद्योग में के क्रमिक चरणों में फर्मों के संयोजन को कहा जाता है। मतलब एक ही इंडस्ट्री में लगे और एक सिस्टम, एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप फर्मों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षैतिज एकीकरण, लंबवत आगे एकीकरण, पिछड़ा एकीकरण। तो सही ऑप्शन इसका ए होगा हॉरिजेंटल जो कॉम्बिनेशन है, एकीकरण है, एमालगुलेशन है, इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड, हाँ ठीक, 19 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ 19 में कह रहा है कार्टेल फर्मों का एक संयोजन है। कार्टेल फर्मों का एक संयोजन है। बताइए, जो एक विशेष उद्योग में काम कर रहे हैं,
जिनकी संयुक्त संपत्ति उद्योग की कुल संपत्ति के 90% से अधिक है, जो बाजार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं, जिनके संयुक्त लाभ विशाल है। इसमें से सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? तो इसमें सही ऑप्शन है डी, जिनके संयुक्त लाभ विशाल है। कार्टेल फर्मों का एक संयोजन है। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में एसीसी माने एसोसिएट सीमेंट कंपनी को अपने संयंत्र का संचालन नहीं करती, जो अपने संयंत्र का संचालन नहीं करती, लेकिन केवल सहायक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की गई है। ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है। ये उत्पादक का एग्जाम्पल है। ठीक है, उत्पादक संघ की जन्मभूमि है, मतलब उत्पादक संघ की जन्मभूमि किस देश में है, किस कंट्री में? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है जर्मनी। उत्पादक संघ की जन्मभूमि मातृभूमि, ठीक ना, मदरलैंड इनकी क्या है? जर्मनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रन्यास ट्रस्ट की जन्मभूमि है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। कहाँ है ट्रस्ट की जन्मभूमि भाई? जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, अमेरिका। 23 नंबर है व्यापारिक पार्षद संगठन है। व्यापारिक पार्षद किस प्रकार का संगठन है? तो व्यापारिक जो पार्षद है वो अलाभकारी संगठन है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़े। 24 नंबर में कह रहा है व्यवसाय के आकार का अर्थ है। व्यवसाय के आकार का अर्थ होता है संयंत्र। ठीक है। 25 नंबर में कह रहा है एक व्यावसायिक इकाई के आकार का माप किसके संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जाता? व्यावसायिक इकाई के आकार का माप किसके संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा, ये 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा नेटवर्थ, आउटपुट की मात्रा, पूंजी विनियोजित, उधार लिया गया ऋण। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह है उधार लिया गया ऋण। ऑप्शन डी सही है। ध्यान दीजिएगा, एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि 25 नंबर क्वेश्चन 2 बार में टाइप हो गया। आगे 26 भी है, मतलब ये 2 बार रिपीट किया गया है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है। अगला है इष्टतम फर्म वह नहीं है जिसमें ऑप्टिमो विचारों के साथ शुरू किया गया, अधिकतम लाभ कमाई का आकार, उत्पादन की औसत लागत उच्चतम, एक निश्चित स्तर पर अधिकतम लाभ। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? उत्पादन की औसत लागत उच्चतम, ठीक ना, यह नहीं है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है इष्टतम फर्म की अवधारणा पर आधारित नहीं है। इष्टतम फर्म की अवधारणा पर क्या आधारित नहीं है? उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत, विस्तार के बाद इष्टतम प्राप्त किया जाता है, बाजार अपूर्ण है, अधिकतम कुशलता है। तो सही ऑप्शन इसमें से आपका दिख रहा है विस्तार के बाद इष्टतम प्राप्त किया जाता है। 27 नंबर है कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है? सबसे अधिक व्यापक जो बड़ा है इंडस्ट्री होता है, उद्योग, ठीक ना, कारखाना, संयंत्र, फर्म, ये छोटे लेवल के हैं थोड़े। आगे 28 बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि छोटे पैमाने की इकाई को किसके संदर्भ में मापा जाता है? माने छोटे पैमाने की जो यूनिट्स होती है वो किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है नियोजित पूंजी के संदर्भ में। अगला है 29 नंबर, तकनीकी बल सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना, जो टेक्निकल बल है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसमें? तेल रिफाइनिंग में, उर्वरक में, लोहा इस्पात में, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। इष्टतम फर्म को प्रभावित करने वाले कारकों का सबसे पहले वर्णन किया गया है। देखिए इष्टतम फर्म को प्रभावित करने वाले कारकों को का सबसे पहले वर्णन किसने किया था भाई? किसने किया था?
तो रॉबिन्सन, मार्शल, पीगो, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इनमें से तो कोई नहीं ही ऑप्शन दिख रहा है, सब गलत है। 31 नंबर, एक इष्टतम फर्म वह है जिसमें, इष्टतम फर्म कौन सी है, जिसमें न्यूनतम सामान्य लागत हो, न्यूनतम औसत लागत हो, लंबी अवधि में न्यूनतम औसत लागत हो, अल्प अवधि में न्यूनतम औसत लागत हो। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है कि लंबी अवधि में न्यूनतम औसत लागत हो। 32 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है, कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है। लाभ अर्जित करना, उद्देश्य तो दिख ही रहा है। ग्राहक सृजन, विनियोग, नवप्रवर्तन। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है, जबकि लाभ अर्जित करना, ग्राहक बनाना, नया नया डेवलपमेंट करना, ये बिजनेस का उद्देश्य है। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है, माने बिजनेस रिस्क का रीजन नहीं है। क्या है बिजनेस रिस्क का रीजन? मशीनरी की खराबी, ये बिजनेस रिस्क का रीजन है। कुशल प्रबंध, बेईमान कर्मचारी, सरकारी नीति में परिवर्तन। देखिए, इसमें कुशल जो प्रबंध है व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है, ठीक ना। इसके कारण जो होता है वो बिजनेस रिस्क नहीं माना जाता। बेईमान कर्मचारी हो, सरकारी नीति में परिवर्तन हो, मशीन की खराबी हो, तो इसमें हो सकता है, ठीक ना। अगला है, व्यवसाय को लाभ क्यों कमाना चाहिए, मैंने पूछ रहा है बिजनेस को प्रॉफिट अर्न क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है, विकास के लिए सही है, ख्याति में वृद्धि के लिए भी सही है, दीर्घ काल तक बने रहने के लिए भी सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। 35 नंबर कह रहा है कि दूसरों के लिए किया गया काम जाना जाता है। बताइए, दूसरों के लिए कोई काम करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? रोजगार के नाम से। 36 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? वस्तुओं का उत्पादन आर्थिक क्रिया है, व्यापार है, पेशा है, समाज सेवा नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आर्थिक क्रिया है, किसको किसको मिला के आर्थिक क्रिया बनती है? व्यवसाय प्लस पेशा, अभी पूरा नहीं सही है। व्यवसाय प्लस रोजगार, ये भी पूरा नहीं सही है। पेशा प्लस रोजगार, ये भी सही नहीं है। लेकिन व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये तीनों ही आर्थिक क्रिया हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़े, 38 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक क्रिया नहीं है? ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक क्रिया पूछ रहा है, नहीं है। उत्पादन व्यवसाय से रिलेटेड है, रोजगार व्यवसाय से नहीं है, विनिमय है, परिवहन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता, माने नियम कानून में शामिल नहीं किया जाता। नियम, बेईमानी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता। बताइए सही ऑप्शन क्या है? बेईमानी को नियम कानून में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि नियम कानून में नियम रहता है, सत्यनिष्ठा रहती है, नैतिकता रहती है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती उसे जाना जाता है। पूंजी की आवश्यकता जो नहीं होती है उसे रोजगार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक विशेषता नहीं है? बताइए, उत्पादन, विनिमय, पारिश्रमिक, जोखिम तत्व। अब आपसे मैं बता दूं कि पारिश्रमिक जो होता है इसमें व्यावसायिक जोखिम नहीं होती, ठीक है। अगला है, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है भाई? पूंजी जरूरी है, कुशल प्रबंध, व्यवसायिक संगठन जरूरी है, यंत्र जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको, कहाँ गया, हाँ, सफलता पाने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन का होना जरूरी है, ठीक ना। अगला है 43 नंबर, किन में से कौन व्यावसायिक क्रिया है? अब पूछ रहा है कि कौन बिजनेस एक्टिविटीज है। माल का क्रय करना है, मंदिर में पूजा करना, ये नहीं है, ये व्यावसायिक क्रिया नहीं है, ठीक है। और
ग्राहकों के साथ धोखा करना ये भी नहीं है। सरसों के तेल में मिलावट करना ये व्यवसायिक क्रिया थोड़े है। ऑप्शन ए सही दिख रहा है इसमें। माल का क्रय विक्रय करना ये बिजनेस एक्टिविटीज है। 44 नंबर का रहा है भारत सरकार की नीति विवेकीकरण के क्या है? विवेकीकरण के क्या है? पक्ष में है, विपक्ष में है, निष्पक्ष में है, विरोध है कि सब करती है? तो इसमें विवेकीकरण के पक्ष में है। 45 नंबर में कह रहा है भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण, माने भारत के उद्योगों के लिए जो विवेकीकरण किया जाता है ये निहित है, निहित नहीं है, कोई संबंध नहीं है, सब सही है। तो सही ऑप्शन है भारत के उद्योगों में विवेकीकरण निहित है। अगला है विवेकीकरण में सामाजिक पहलू क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है, सब है? तो सही ऑप्शन है इसका आवश्यक है। विवेकीकरण में सामाजिक पहलू आवश्यक है। अगला शुरू में बेरोजगार विवेकीकरण का कारण है। शुरू में जब विवेकीकरण होता है उसका पीछे क्या रीजन है? जब विवेकीकरण होता है तो बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है। ठीक है। अगला है विवेकीकरण का जन्म हुआ। विवेकीकरण का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। 49 नंबर का रहा है कि विवेकीकरण में उत्पादकता और उत्पादन दोनों होते हैं। विवेकीकरण में उत्पादकता और उत्पादन दोनों में होती है। भाई क्या होती है? कमी, वृद्धि, कोई प्रभाव नहीं, सब होता है। क्या होता है? तो सही ऑप्शन है वृद्धि होती है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण है। वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण क्या है? व्यापक है, बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है। अगला स्वामियों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति है। जो स्वामियों का दृष्टिकोण है, मालिक ओनर का दृष्टिकोण है, ये वो विवेकीकरण के प्रति क्या है? सहानुभूतिपूर्ण है, विरोधी है, अभिप्रेरक है, सब है? तो सही ऑप्शन इसका होगा आपका सहानुभूतिपूर्वक। अगला है जहाज निर्माण में पसंदीदा लेआउट का प्रकार है। जहाज का निर्माण किया जाता है वहाँ पसंदीदा लेआउट का कौन सा वो प्रकार है भाई? तो ये निश्चित और अस्थाई, मेन याद रखिएगा फिक्स लेआउट। ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। अगला 53 नंबर का रहा है कि यदि सभी प्रसंस्करण उपकरण और मशीनों को किसी उत्पाद के संचालन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो उस लेआउट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लेआउट को उत्पाद लेआउट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थित होना चाहिए? वो कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल के आसपास होना चाहिए? साइकिल के लिए तो ज़रूरी नहीं है, टेलीविज़न के लिए भी ज़रूरी नहीं है, सिलाई मशीन के लिए भी ज़रूरी नहीं है, इस्पात मिल के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थित होना चाहिए? तो आपसे मैं बता दूं, कच्चा माल के लिए इस्पात मिल होना चाहिए। अभी मत सोचिएगा टीवी होगा, क्योंकि एक जगह मैं बुक में देखा था टीवी दिया, लेकिन टीवी नहीं होगा। ठीक ना। सिलाई मशीन में, क्योंकि देखे होंगे, इसका बता रहे हैं, कोयला इंडस्ट्रीज है, लोहा इस्पात, ये सब इंडस्ट्रीज वगैरह है, ये वहीं पे होता है जहां उसके लिए रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक ना। साइकिल वगैरह का तो देखते होंगे कहीं भी साइकिल टेलीविज़न वगैरह की कंपनियां हो सकती हैं। अगला है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रकार। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत किस चीज़ के प्रकार है? ये मार्ग के प्रकार है। स्थानीय युक्त के गुणांक द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। स्थानीय युक्त माने स्थानीयकरण के गुणांक द्वारा प्रतिपादन गया है या किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? ये बता दें, जॉन रॉबिन्सन के कौन सा है क्वेश्चन? 56 है ना। जॉन रॉबिन्सन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए। वेबर सिद्धांत के अनुसार स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण है। वेबर सिद्धांत के अनुसार स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण होता है परिवहन और श्रम की लागत।
58 नंबर में कह रहा है प्लांट लेआउट का उद्देश्य है, प्लांट लेआउट का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च गुणवत्ता का उत्पादन। ठीक है। इसी तरह है कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण का प्राथमिक कारण क्या? मुंबई में सूती वस्त्र जो उद्योग बने हैं उसके स्थानीकरण का मेन माने प्राइमरी रीजन क्या है? तो प्राइमरी रीजन इसमें से आपको 59 में दिख रहा है वहाँ की नम जलवायु। ठीक ना, सस्ता श्रम, सस्ता वित्त, नम जलवायु, सरकार की नीति। तो 59 में होगा नम जलवायु। अगला है सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत आधारित है। सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? आगमन प्रणाली पर। उद्योगों के पुनर्गठन की एक विधि के रूप में युक्तिकरण किस देश में शुरू किया गया? युक्तिकरण किस देश में शुरू किया? जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए। बताइए। 61 जर्मनी में शुरू किया गया था क्या? युक्तिकरण की प्रक्रिया। 62 में कह रहा है कि युक्तिकरण का सबसे खराब खतरा, युक्तिकरण का सबसे खराब खतरा क्या है? तो सी ऑप्शन इसका होगा, सरकार का अधिक हस्तक्षेप के कारण युक्तिकरण खराब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युक्तिकरण का एक पहलू नहीं है? युक्तिकरण का कौन पहलू नहीं है भाई? तकनीकी पहलू है, कानूनी पहलू है, संगठनात्मक पहलू है, सामाजिक पहलू नहीं है इसका। ठीक ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। 64 है कि कार्टेल एक रूप है। कार्टेल भाई किसका रूप है? कार्टेल हमेशा एक संघ का रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है विवेकीकरण का जन्म स्थान है। विवेकीकरण का जन्म स्थान जर्मनी है। वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण है। वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण व्यापक भी है, संकुचित भी है, दोनों भी ऑप्शन सही है। ठीक ना, वैसे अधिकांशतः व्यापक होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं दिया रहता और केवल व्यापक, संकुचित, छोटा बड़ा ऐसे दिया रहता तो व्यापक होता, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही का दे रहा है सी, इसलिए ये दोनों ही होगा, सी ऑप्शन सही है। 67 नंबर, कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि सेम क्वेश्चन होंगे, वो किसी और क्वेश्चन के आंसर में केवल एक सही हो रहा होगा, लेकिन वही क्वेश्चन किसी दूसरे लहजे में दिया गया है तो वहाँ पे दो दो उसके ऑप्शंस निकलते हैं, तो वहाँ पे सबसे नज़दीकी जो ऑप्शन होता है उसी को सही किया जाता है। ठीक ना, फिर भी आप अपने बुक से एक बार रीड भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। यदि आपको एक आध क्वेश्चन लगता है ऐसा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डाउटफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, इसमें कह रहा है स्वामियों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति होता है। क्या होता है? सहानुभूति पूर्वक होता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है एक उद्यम के लाभ को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? एक उद्यम के लाभ को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ध्यान दीजिए। उत्पादन की कुल लागत को कम करना, बिक्री की मात्रा को बढ़ाना, दोनों ही के द्वारा ये किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है श्रम गुणांक द्वारा मापा जाता है। श्रम गुणांक द्वारा क्या मापा जाता है? श्रम गुणांक द्वारा एक ही चीज़, श्रम नाम जुड़ा है तो श्रम से रिलेटेड कोई चीज़ मापा जाएगा। श्रम लागत और स्थानीय वजन के बीच का अनुपात। अगला है एक ही उद्योग के क्रमिक चरण में फर्मों के संयोजन को संदर्भित करता है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक ही उद्योग के क्रमिक चरण माने स्टेप बाय स्टेप फर्मों का संयोजन संदर्भित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, खड़ा संयोजन। ठीक ना, एक क्वेश्चन एक बार पीछे आया था, मैंने उसको, हमको लग रहा है कि रॉन्ग किया है, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर दीजिएगा। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 71 नंबर की संयोजन के रूप जो आम शेयर धारकों के समूह को देखते हैं या बिना किसी औपचारिक केंद्रीय प्रशासन के कई कंपनियों की नीतियों का प्रबंध की दिशा है। क्या है? विश्वास है, अधिकार वाली कंपनी है, अनौपचारिक संगठन है, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन होगा अधिकार वाली कंपनी। ठीक ना,
72 नंबर है, अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है। अब बताइए, अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है जो अधिकतम लाभ कमाता हो, अधिक व्ययी हो, अधिक विनय करता हो, अधिकतम उत्पादन करता हो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अधिकतम उत्पादन करता हो। प्रतिनिधि फर्म का आकार है, प्रतिनिधि फर्म का आकार क्या होता है? घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सदैव समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसमें बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि फर्म का आकार बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी सही। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट रखे रहिएगा। अभी जो जिस पर मैंने कहा ये वाला 70 नंबर क्वेश्चन, एक जगह मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोला है, यहाँ पे होगा खड़ा। ठीक ना, ये क्वेश्चन एक बार और आया है, देखिएगा वहाँ पे दूसरे तरीके के है। स्टार्टिंग में मैंने गलत बताया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चरण में क्रमिक अवस्था है, यहाँ पे लंबवत होना चाहिए। लंबवत को ही खड़ा एकीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पीछे अभी क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ से मैं समझाऊंगा। कहाँ तक हुआ था? अनुत्तम आकार हो गया, प्रतिनिधि फर्म का ये भी हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, साम्य फर्म का प्रतिपादन किया गया। साम्य फर्म का प्रतिपादन किसने किया था भाई? पीगू ने। अनुकूलतम आकार है, अनुकूलतम आकार क्या है? अस्थायी होता है। अगला है हमारा 76 नंबर कि प्रतिनिधि फर्म का जीवन किस टाइप का होता है भाई? प्रतिनिधि फर्म का जीवन हमेशा लंबा होता है। अगला, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किसने किया है? मार्शल महोदय ने किया। ठीक है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। सेवा तत्व ही जिसका मूलभूत उद्देश्य होता है कहलाता है। सेवा तत्व जिसका एकदम मूल या मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, एक टाइपिंग मिस्टेक है, सहकारी संगठन। सहकारी जो संगठन होता है, इस सहकारी संगठन में ही सेवा तत्व मूल भाव होता है। यहाँ पे दोनों में सरकारी सरकारी हो गया, तो सरकारी नहीं है, सहकारी है। ऑप्शन बी सही होगा। सहकारी समिति में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, बिल्कुल सही, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व कैसे होता है भाई? सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व सीमित और असीमित दोनों टाइप का होता है। ठीक ना। अगला है, उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार में केवल नगद का व्यापार होता है। ठीक ना, ऑप्शन ए सही है। अगला है, व्यापारिक पार्षद संगठन है। व्यापारिक पार्षद संगठन किस टाइप के संगठन है? अलाभकारी संगठन है। अनौपचारिक संगठन स्थापित होते हैं। अनौपचारिक संगठन कहाँ स्थापित होते हैं? किस टाइप के नैतिकता के आधार पर स्थापित होते हैं। ठीक है ना। अगला है, भारत सरकार की नीति है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो किस टाइप की पॉलिसी है? व्यवसायिक संयोजन के विपक्ष में, व्यवसायिक संयोजन के पक्ष में, निष्पक्ष, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है व्यवसायिक संयोजन के विपक्ष में। 85 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के आसपास स्थित होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है इसका स्टील मिल्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक ना, कुछ रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो उसको माइंड ना लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो 2 बार आ जा रहा है तो थोड़ा और कन्फर्मेशन आपका हो जा रहा है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु सहायक होती है? वो कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें मतलब आर्द्र जलवायु माने बेहतरीन होता है, माने इन्वायरमेंट ठीक ठाक होता है? तो वह है कपास के लिए। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छे प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए भवन के प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब एक अच्छे नेचुरल वेंटिलेशन के लिए किस टाइप के बिल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है? सपाट छत होना चाहिए, देखा छत दांत होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है मॉनिटरिंग टाइप का होना चाहिए। अगला है, इमारतें फाउंड्री और स्टील मिलों के लिए अक्सर होती है। जो बिल्डिंग्स होती है फाउंड्री और स्टील मिलों के लिए किस टाइप की होती है? सपाट छत वाली होती है, देखा दांत होता है, हाईवे होता है, धनुष की डोरी की तरह होती है? किस टाइप की होती है भाई? तो ये आपका हाईवे की तरह होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 89 में कह रहा है कि यदि सभी प्रसंस्करण उपकरण और मशीनों को किसी उत्पाद के संचालन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो लेआउट को एक रूप में जाना जाता है। वो किस तरीके का लेआउट होना चाहिए? ठीक है, तो ये आपका उत्पाद लेआउट होना चाहिए। ठीक है ना, 89 हो गया। और अगला है, एक बड़ी मात्रा में एक मानक उत्पाद के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रकार के लेआउट को प्राथमिकता दी जाती है। एक बड़ी मात्रा में मानक उत्पाद के निर्माण के लिए निम्न प्रकार के लेआउट की प्राथमिकता दी जाती है। वो कौन सा उत्पाद होता है? लेआउट प्रकार, लेआउट उत्पाद। अगला है, गैर मानक उत्पादों के कम मात्रा में उत्पादन के लिए कम मात्रा में उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये है प्रक्रिया लेआउट। ठीक है। अगला है, जहाज निर्माण में पसंदीदा लेआउट का प्रकार। ये भी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें क्वेश्चन में कर दिया। तो जहाज निर्माण में पसंदीदा लेआउट किसका प्रयोग किया जाता है? निश्चित स्थित लेआउट, माने फिक्स लेआउट का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, 92 नंबर है। आगे 93 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुमंजिला इमारत के लिए सही नहीं है? मतलब कई मंजिल इमारत के लिए सही नहीं है। उच्च तापमान और वेंटिलेशन लागत, जल निकासी के लिए छोटा मैदान, हल्के गाल के निर्माण के लिए अपनाया गया, कम छत की मरम्मत। तो 93 का सही इसका है उच्च ताप और वेंटिलेशन लागत। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशाओं में उपलब्ध स्थान का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? ठीक ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक ना, कह रहा है कि धन स्थान का उपयोग, लचीलापन, प्रवाह, न्यूनतम दूरी। तो इसमें से सही ऑप्शन दिख रहा है धन स्थान का उपयोग। अगला है संधारी। संधारी माने सूत्रधारी, जिसको अंग्रेजी में होल्डिंग लिखा गया है। होल्डिंग कंपनी का जन्म स्थान है। संधारी अर्थात होल्डिंग कंपनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपसे मैं बता दूं कि अमेरिका में हुआ था। अगला है, अब जिस संधारी जहाँ नाम आएगा समझिएगा होल्डिंग कंपनी की बात की जा रही है। अगला है, संधारी कंपनी का अस्तित्व होता है, मतलब सूत्रधारी कंपनी का अस्तित्व होता है, वैधानिक होता है। सम्मिश्रण का मूलभूत उद्देश्य होता है, सम्मिश्रण का मूलभूत उद्देश्य होता है, क्या होता है? एकाधिकार। अगला है, भारत सरकार की नीति है, गवर्नमेंट की माने इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी किस टाइप की होती है? तो व्यावसायिक संयोजन के विपक्ष में। अगला, संघों का अमेरिका में उदय हुआ, माने अमेरिका में संघ के स्टार्टिंग हुई, किस साल में हुई ये पूछा जा रहा। तो ये 1840 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि 100 नंबर, कारखाना विन्यास क्या है? ध्यान दीजिएगा, कारखाना विन्यास क्या होता है? दिया क्या है ऑप्शन? मशीनों, प्रक्रियाओं व कारखाना सेवाओं का स्थान निर्धारित करना, क्षेत्र का आवंटन करना व उपकरणों की व्यवस्था करना, उत्पादन तत्वों के भौतिक एकीकरण की मुख्य योजना बनाना और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन दिखेगा कारखाना विन्यास का मतलब होता है कि क्षेत्र का आवंटन करना और उपकरणों की व्यवस्था करना। तो इस तरह पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ, एक चीज़ और कि जो आपका एक क्वेश्चन था वो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने वहाँ रॉन्ग बताया था क्योंकि वहाँ पे संयोजन के विषय में बात किया गया था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, थोड़ा सा इधर उधर चेंज बस किया गया है कि यदि एक कपड़ा मिल कपड़े मिल और चीनी मिल के साथ मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने बताया था परिपत्र संयोजन। ठीक है, सही है। यही क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था, उसमें कुछ ऐसे लंब संयोजन लिखा हुआ था। ठीक ना, लंब संयोजन लिखा था। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सेम
यही क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन जो ऑप्शंस में उसका नाम दिया गया है थोड़ा डिफरेंट करके नाम दिया होगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि रिपीट किया गया है, कुछ रिपीट भी है, लेकिन माने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। तो इस तरह आप लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 2 का 100 MCQ कंप्लीट हो गया। ये हमारा लेक्चर कैसे लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाबू वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें ताकि सब पढ़ें, आप भी पढ़ें, ठीक ना। और MCQ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100 MCQ जा रहा है, 100 का और प्रयास करना है कि कुछ MCQ आपके लिए और भेज दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।